नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है निसर्ग और आप देख रहे हो नेक्स्ट एंड मेडिको। तो मेमोरी ग्लैंड का फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा और अभी आप पार्ट 2 के ऊपर मूव हुए हो। तो सबसे पहले कैसा लगा आपको पार्ट 1, वो सबसे पहले कमेंट कर दो, जिससे कि कोई इम्प्रूवमेंट्स अगर करने हो तो मुझे आइडिया आ जाए। अगर वाकई में आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट डाल दें कि हाँ अच्छा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं मेमोरी ग्लैंड का, जिसके अंदर हम लोग कवर करेंगे ब्लड सप्लाई, जिसके अंदर हम आर्टरी, वेन्स और लिम्फेटिक का हम सर्कुलेशन डिस्कस करेंगे। देन हम नर्व सप्लाई डिस्कस करेंगे और फिर हम करेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर हमारी चैनल बना ली है। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम के ऊपर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे जो भी हम लोग इधर बनाएंगे, साथ ही में मैं आपके साथ लिख रहा हूँ। और व्हाट्सएप के ऊपर आपको सारे वीडियोस की अपडेट मिल जाएगी। तो दोनों ही चैनल को आप ज्वाइन कर लो। तो सबसे पहले आज हम लोग रिवाइज करेंगे पार्ट 1 को 3 से 4 मिनट के अंदर, जिससे कि अगर आपने पार्ट 1 देख लिया है तो आपका क्विक रिवीजन हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करें इंट्रोडक्शन की। तो हमने क्या पढ़ा कि मेमोरी ग्लैंड है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आपका पेक्टोरल रीजन का। ये मेल्स और फीमेल दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। मेल के अंदर ये रूडिमेंट्री होता है और फीमेल के अंदर ये वेल डेवलप्ड होता है। फिर हमने पढ़ा कि ब्रेस्ट इज़ द मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। फिर हमने सिचुएशन पढ़ी कि हॉरिजॉन्टली जो ब्रेस्ट होता है यानी मेमोरी ग्लैंड होती है वो लेटरल साइड ऑफ स्टर्नम से लेके मिड एक्सिलरी लाइन तक होती है, और वर्टिकली वो 2nd to 6th रिब के बीच में होती है। देन हमने पढ़ा कि ब्रेस्ट को हम 4 क्वाड्रेंट के अंदर डिवाइड करते हैं: अपर मीडियल, लोअर मीडियल, अपर लेटरल एंड लोअर लेटरल। फिर अपर लेटरल में से एक टेल निकलती है जिसे हम कहते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। वो जिस ओपनिंग के थ्रू निकलती है उसे कहते हैं फोरामेन ऑफ लैंगर, और ये कहाँ जाती है? डीप फेशिया को पियर्स करती है और जाती है एक्जिला के अंदर। फिर हमने पढ़ा रिलेशंस, जिसके अंदर हमने सुपरफिशियल रिलेशंस एंड डीप रिलेशंस पढ़े। सुपरफिशियल के अंदर हमने स्किन और सुपरफिशियल फेशिया देखा, और डीप रिलेशंस के अंदर हमने 3 मसल्स देखी थी। कौन सी? पेक्टोरालिस मेजर, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ऑफ एब्डोमेन और सेरेटस एंटेरियर। उसके बाद हमने रेट्रो मेमोरी स्पेस देखा। वो क्या होता है? एक स्पेस होता है सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया के बीच में। वहाँ पे लूज एरियोलर टिश्यू होता है और वो सुपरफिशियल फेशिया के डीप फेशिया के ऊपर फ्रीली मूवमेंट करवाता है। फिर हमने स्ट्रक्चर्स देखे जिसके अंदर हमने स्किन, पेरेंकाइमा एंड स्ट्रोमा पढ़ा। स्किन के अंदर हमने पढ़ा निप्पल एंड एरियोला। फिर हमने आगे एरियोला में क्या पढ़ा था कि इट इज़ मॉडिफाइड सबेशियस ग्लैंड विच बिकम एनलार्ज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, नोन एज ट्यूबरकल्स ऑफ मोंटगोमेरी। उसके बाद हमने स्ट्रोमा पढ़ा। स्ट्रोमा हमने 2 टाइप का पढ़ा, फैटी स्ट्रोमा एंड फाइब्रोस्ट्रोमा। और फाइब्रोस्ट्रोमा के अंदर हमने एक पढ़ा था सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। वो क्या करता है कि सुपरफिशियल फेशिया को डीप फेशिया के ऊपर एंकर करके रखता है। हमने इस तरह से एक एग्जांपल से समझा था, जैसे कि ये मेरा हैंड है, वो है डीप फेशिया, दिस पेन इज द सस्पेंशन लिगामेंट ऑफ कूपर एंड दिस हैंड इज सुपरफिशियल फेशिया। तो इस तरह से कुछ एंकर करके रखता है। फिर हमने पढ़ा पेरेंकाइमा, जो मेमोरी ग्लैंड का ग्लैंडुलर पार्ट बनाता है। फिर हमने एक डायग्राम देखा, छोटा सा रफ डायग्राम, जिसके अंदर हमने एल्वियोली देखे, और उसके जब वो ख़त्म होता है निप्पल के पास आके, वहाँ पे हमने एक डायलेशन पढ़ी थी जिसे कहते हैं लेक्टिफेरस साइनस। वहाँ पे हम स्टोर्ड मिल्क को देख सकते हैं। तो यहाँ तक था हमारा पार्ट 1। फिर मैं अगेन बता देता हूँ, नोट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर लें हमारी टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लड सप्लाई, जिसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे आर्टेरियल सप्लाई। तो ऑलरेडी आज मैं बहुत सारी नोट्स आपके लिए लिख के ही लेके आया हूँ, जिससे वीडियो भी जल्दी ख़त्म हो जाए और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको रिवीजन करने के लिए भी वक्त मिल जाए। तो सबसे पहले अगर हम देखें ब्लड सप्लाई के अंदर आर्टेरियल सप्लाई, तो सबसे पहले आपको एक रूल याद रखना है। रूल क्या है कि नर्व फॉलोस आर्टरीज, आर्टरीज फॉलोस वेन। जैसे कि अगर आपने नर्व पढ़ी, रेडियल नर्व फॉर एग्जांपल, जो हम अपर लिम्ब में आगे कवर करने वाले हैं, तो हम साथ में पढ़ेंगे रेडियल आर्टरी और फिर हम पढ़ेंगे रेडियल वेन। तो इस तरह से नर्व फॉलोस आर्टरीज फॉलोस वेन, मतलब तीनों के नाम ऑलमोस्ट सेम ही होता है, सिर्फ आपको बहुत जगह आर्टरीज की जगह वेन लगाना है, वेन की जगह नर्व लगाना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है।
तो ये एक आपको याद रखना है। फिर हम पढ़ते हैं ये एक ब्रांच, ये क्या लिखा है कि सब क्लीवियन आर्टरी, फिर एक्सिलरी आर्टरी लिखा है, फिर ब्रेकियल आर्टरी लिखा है, और फिर हमने लिखा है रेडियल एंड अल्नर, जिसे हमने दो पार्ट के अंदर हमने डिवाइड कर लिया है। अभी इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले सब क्लेवियन आर्टरी, तो वर्ड के ऊपर जाओ, सब यानी नीचे, क्लेवियन, क्लेवियन का मतलब क्लेविकल, यानी कि क्लेविकल के नीचे से ये आर्टरी ओरिजिनेट होती है। ये रही क्लेविकल मेरी, उसके नीचे से ये आर्टरी ओरिजिनेट होती है। फिर ये आगे जाती है एक्सिला में, यानी कि वो बनती है एक्सिलरी आर्टरी। जब वो ह्यूमरस में पहुंचती है तो वहाँ बीच में वो आर्टरी कन्वर्ट हो जाती है ब्रेकियल आर्टरी में। ब्रेकियल आर्टरी में जाने के बाद ये जो आपको ट्रायंगुलर स्पेस दिख रहा है, जहाँ पे आप ब्लड सैंपल के लिए इधर से ब्लड कलेक्ट किया जाता है, वहाँ पे उसे क्यूबाइटल फोसा कहते हैं। और क्यूबाइटल फोसा में ब्रेकियल आर्टरी दो आर्टरीज के अंदर डिवाइड हो जाती है, रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी। तो जो रेडियल आर्टरी आपकी होती है वो रेडियस बोन की साइड होती है, यानी कि थंब साइड, और इधर अल्ना बोन होता है, तो उसको कौन सी आर्टरी फॉलो करेगी, अल्नर आर्टरी। बस ये आपको इतना याद रखना है आर्टेरियल का पाथ, मतलब आर्टरीज का पाथ की किस में से कौन सी बनती है और फिर आगे जाके कैसे डिवाइड होती है। तो अब अगर हम आर्टेरियल सप्लाई पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत आपके लिए ईजी बन जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हमने क्या देखा था कि हमने देखी थी सब क्लेवियन आर्टरी, जो क्लेविकल के नीचे से ओरिजिनेट होती है। तो ये हम बोल सकते हैं कि इधर हमारी होगी क्लेविकल। तो क्लेविकल के नीचे कौन सी मैंने आर्टरी बोली, सब क्लेवियन आर्टरी। तो हम इधर लिख लेते हैं कौन सी, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट, सब क्लेवियन आर्टरी, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला कि सब क्लेवियन आर्टरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक्सिलरी आर्टरी में। तो ये जो आगे जो आपको कंटिन्यूशन दिख रहा है आर्टरी का, जो मैंने अलग कलर से थोड़ा हाईलाइट कर रखा है, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। फिर हमें क्या याद रखना है कि हम इसके अंदर हम टोटल 5 आर्टरी, सबसे पहले आपको पाँच एंड आर्टरीज का नाम बता देता हूँ। तो वो लिखे हुए हैं इधर, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कौन सी है। सबसे पहले आती है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। फिर सेकंड आर्टरी कौन सी है, सुपरियर थोरेसिक आर्टरी। आपको लग सकता है कि मैं आर्टरी को आर्टरी बोलता हूँ, पर नहीं, मैं आर्टरी को आर्टरी ही बोलता हूँ, बट मुझे थोड़ा कोल्ड हुआ है तो उसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है आपको मुझे बोलने में भी, तो आपको थोड़ा अलग सुनाई दे सकता है, बट ऐसा नहीं है। तो ये है लेटरल थोरेसिक आर्टरी, देन दिस इज थोरेकोएक्रोमियन आर्टरी, एंड दिस इज लेटरल ब्रांच ऑफ पोस्टेरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। तो हम फिफ्थ आर्टरी से शुरू करते हैं। फिफ्थ क्या बोलती है, हम एक एक वर्ड के ऊपर जाते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, लेटरल। अभी लेटरल क्या होगा, अगर ये मेरी मीडियल बॉर्डर है बॉडी की, अगर इससे कोई भी चीज़ नज़दीक होगी, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ ये मेरा लेटरल पार्ट हो जाएगा और ये मीडियल पार्ट, तो अभी लेटरल ब्रांच बोली है तो ऑब्वियसली वो ईच सी साइड होगी। फिर पोस्टेरियर बोला है, पोस्टेरियर यानी मैंने आपको बोला था कि एंटेरियर मतलब आगे, ए फॉर आगे, एंड पोस्टेरियर मतलब पीछे, पी फॉर पीछे, यानी पोस्टेरियर यानी पीछे होगी। फिर क्या लिखा है, इंटरकोस्टल। मैंने इंटरकोस्टल का भी मीनिंग आपको बताया है कि अगर दो रिब्स के बीच में जो भी स्पेस होती है हम उसे कहते हैं इंटरकोस्टल। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पीछे इंटरकोस्टल में से एक आर्टरी ओरिजिनेट होती है लेटरल साइड। क्या बोला मैंने, पीछे यानी पोस्टेरियर में इंटरकोस्टल में से एक आर्टरी ओरिजिनेट मतलब निकलती है इंटरकोस्टल आर्टरी, और उसकी कौन सी ब्रांच होती है, लेटरल ब्रांच। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा इस आर्टरी का मीनिंग। फिर अगर हम दूसरी आर्टरीज भी देखें तो आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी कि सबके अंदर थोरेसिक तो आ रहा है। तो अभी इसको किस तरह से याद रखेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आप डायग्राम देख रहे हो, ये आपकी है मीडियल साइड। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एंड दिस इज लेटरल, ठीक है। अभी थोरेसिक यानी इसका मतलब क्या होता है, थोरेक्स। आप ये जो इतना पूरा रीजन पढ़ते हो जिसके अंदर लंग्स होते हैं, हार्ट होते हैं, सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो आपको ऑब्वियसली थोरेक्स रीजन है। तो उससे आपको, और मेमोरी ग्लैंड भी एक तरीके से बढ़ते हैं, हम भले अपर लिम्ब में हैं बट एक तरीके से वो भी होता तो है थोरेक्स रीजन के अंदर ही। तो हम उस तरह से याद रख सकते हैं कि इधर 3
चार आर्टरी का नाम हम थोरेसिक में आएगा, तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। इंटरनल थोरेसिक इधर से बीचों बीच में से आएगी और वो मेमोरी ग्लैंड को सप्लाई करेगी। तो ये आपको क्या लगता है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई होगी? यहाँ से नज़दीक कौन सी आर्टरी है? सब क्लेवियन आर्टरी, मैंने आपको बताया था। तो हम लिख सकते हैं कि इंटरनल थोरेसिक आर्टरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम, यानी कि ब्रांच ऑफ सब क्लेवियन आर्टरी। क्या बोला? सब क्लेवियन आर्टरी। वापस से एक बार आपको समझा देता हूँ कि इंटरनल थोरेसिक आर्टरी बीच में होती है जो मेमोरी ग्लैंड को इस तरह से सप्लाई करती है। जैसे कि ये बटन आपको दिख रहा है और ये लेविस वाला पार्ट मेमोरी ग्लैंड का आप गिन लो, तो ये पूरी जो आर्टरी है वो इधर डायरेक्टली मेमोरी ग्लैंड को सप्लाई करेगी। और वो ओरिजिनेट कहाँ से हुई है? सब क्लेवियन आर्टरी में से, इसलिए मैंने लिखा सब, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ सब क्लेवियन आर्टरी। अभी और कौन सी आर्टरी है? सुपरियर थोरेसिक आर्टरी, लेटरल थोरेसिक आर्टरी एंड थोरेको एक्रोमियन आर्टरी। अभी जैसे कि हम जैसे जैसे इस तरह से सब क्लेवियन में से हम लेटरल साइड जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं मीडियल से, तो लेटरल साइड हम जा रहे हैं। तो उस तरीके से अभी जो हम नेक्स्ट 3 आर्टरीज पढ़ेंगे उसका ओरिजिन अलग आर्टरी का है, वो है एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरीज में से कौन सी 3 ब्रांच निकलती हैं? सुपरियर थोरेसिक, लेटरल थोरेसिक एंड थोरेको एक्रोमियन। मैंने क्या बोला? हम दूर जा रहे हैं एक्सिलरी आर्टरी की तरफ, यानी हम लेटरली जा रहे हैं। तो अगर इधर से हमारी जो एक्सिलरी आर्टरी वो ओरिजिनेट हो रही है और इधर से डायरेक्टली अगर कोई आर्टरी मेमोरी ग्लैंड को सप्लाई करती है तो हम उसे क्या कहेंगे? सुपरियर थोरेसिक आर्टरी। सुपरियर यानी ऊपर, ठीक है। तो हमारी दूसरी आर्टरी भी इसी के साथ मैंने आपको बता दी, कौन सी? सुपरियर थोरेसिक आर्टरी, जो ओरिजिनेट होती है एक्सिलरी आर्टरी में से। फिर मैंने क्या बोला? हम लेटरली जा रहे हैं, बॉडी से दूर जा रहे हैं, तो फिर हमारी एक कौन सी थर्ड हमारी आर्टरी आई? लेटरल थोरेसिक आर्टरी। कौन सी? लेटरल थोरेसिक आर्टरी। तो ये भी किसकी ब्रांच हो गई? एक्सिलरी आर्टरी की। उसके बाद अभी हम आगे चले गए बहुत ज़्यादा दूर, बट हमें इतना भी दूर नहीं जाना वरना तो ब्रेकियल आर्टरी आ जाएगी। और इधर से आपको लगता है कि डायरेक्टली कोई कनेक्शन हो पाएगा मेमोरी ग्लैंड का और हैंड का? नहीं हो पाएगा, तो हम ऑब्वियसली इधर ही जाएंगे। तो इधर से एक्रोमियन पार्ट आता है। एक्रोमियन पार्ट आई थिंक होता तो है स्कैपुला के अंदर, तो वहाँ से भी एक डायरेक्टली हम एक पढ़ सकते हैं आर्टरी, कौन सी? थोरेको एक्रोमियन आर्टरी। तो हमारी 3 आर्टरी इसी के साथ कंप्लीट होती है और ऑलरेडी कि हम इंटरनल थोरेसिक तो पढ़ चुके हैं। वापस एक बार क्विकली आपको बता देता हूँ, एक्सिलरी आर्टरी में से 3 आर्टरीज ओरिजिनेट होती है। कौन सी? सुपरियर थोरेसिक आर्टरी जो ऊपर की तरफ से सप्लाई करती है। फिर हम और लेटरल गए तो वहाँ से सप्लाई करेगी लेटरल थोरेसिक आर्टरी। फिर हम और डाउन गए तो वहाँ से सप्लाई करेगी थोरेको एक्रोमियल आर्टरी। तो क्या हम लिख सकते हैं कि सुपरियर थोरेसिक आर्टरी, लेटरल थोरेसिक आर्टरी एंड थोरेको एक्रोमियल आर्टरी आर ब्रांचेस ऑफ एक्सिलरी आर्टरी? तो यस, हम लिख सकते हैं। तो ये क्या लिखा हमने? एक्सिलरी आर्टरी, ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। फिर हमारी 5th आर्टरी आती है लेटरल ब्रांच ऑफ पोस्टेरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। वो डायरेक्टली देख सकते हो ये रही सप्लाई कर रही नीचे से, ठीक है। लेटरल ब्रांच यानी लेटरली से आ रही है, पोस्टेरियर में से ये आती है, इसलिए हम इधर पूरा उसका ओरिजिन नहीं दिखा पाए। तो इसी के साथ आपकी 5 आर्टरीज इधर होती है कंप्लीट। तो इधर मैंने डायरेक्टली इस नंबर को मैच करना, आप जैसे कि 1, तो 1 इज़ द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। तो आप कंफ्यूज ना हो, और इधर जगह नहीं थी ज़्यादा इसलिए मैंने डायरेक्टली नंबर लिखे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आर्टेरियल सप्लाई होता है ख़त्म। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं वीनस सप्लाई के ऊपर। वीनस सप्लाई में मैंने क्या बोला? आपको एक रूल याद करने को बोला था कि रिमेंबर नर्व फॉलोस आर्टरीज फॉलोस वेन, मतलब यहाँ पे भी नाम आपके सिमिलर होंगे। तो वेन के अंदर हम दो टाइप में हम पढ़ते हैं, सुपरफिशियल वेन एंड डीप वेन। तो सुपरफिशियल वेन के अंदर हम मतलब ये जो होता है वो किसके अंदर ड्रेन करेगा? इंटरनल थोरेसिक वेन। मैंने क्या बोला? आर्टरीज फॉलोस वेन, यानी कि आपने इंटरनल थोरेसिक आर्टरी पढ़ी थी तो बस इधर नाम आर्टरी की जगह वेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरनल थोरेसिक वेन। तो सुपरफिशियल वेन मैं इधर लिख लेता हूँ, एक मिनट। ड्रेन इनटू इंटरनल थोरेसिक वेन। एंड ये जो इंटरनल थोरेसिक वेन होती है
ये आगे कहाँ ड्रेन करेगी, फिर आगे ये वेन्स जो होती है उसके अंदर ये मतलब ड्रेन करती जाएगी, और इसी के साथ आपका पूरा हार्ट के अंदर सिस्टम चेंज होकर फिर आर्टरी के अंदर ब्लड आ जाएगा। इतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर इसके अंदर आपको एक और याद रखना है कि सुपरफिशियल वेन ऑल्सो ड्रेन्स इनटू, एक मिनट में इधर लिख लेता हूँ, सुपरफिशियल वेन ऑफ लोअर पार्ट ऑफ नेक। क्या बोला? सुपर पार्ट, सॉरी, सुपरफिशियल वेन ऑफ लोअर पार्ट ऑफ नेक। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो सुपरफिशियल वेन होती है वो कहाँ कहाँ ड्रेन करती है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं डीप वेन के अंदर। तो डीप वेन आपकी किसके किसके अंदर, ये तो आपकी सुपरफिशियल हो गई, डीप इधर की हो जाएगी। डीप यानी आपकी हो गई लेटरल थोरेसिक वगैरह, जो भी आपने नाम पढ़े थे वो डायरेक्टली सीधा आपका कहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी, एक्सिलरी में से। तो ये कहाँ ड्रेन करेगी, एक्सिलरी वेन के अंदर ड्रेन करेगी। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ कि ड्रेन इनटू एक्सिलरी वेन। और हमने एक क्या पढ़ा था, सुपरियर थोरेसिक और लेटरल तो हमने पढ़ा था, सुपरियर थोरेको एक्रोमियल और लेटरल। इसी के अलावा हमने और भी आर्टरी पढ़ी थी, कौन सी, पोस्टेरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। तो हम साथ ही में इधर भी लिख लेंगे ड्रेन इनटू एक्सिलरी वेन एंड पोस्टेरियर इंटरकोस्टल वेन। ठीक है, इसी के साथ आपका आर्टेरियल सप्लाई और वीनस सप्लाई होता है ख़त्म। तो अभी हम लोग बढ़ेंगे नर्व सप्लाई की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सुपरफिशियल वेन और डीप वेन होती है, और आर्टरीज के नाम से ही आप जाइए वेन्स के ऊपर, जिससे आपको याद रखने में ईजी रहेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे नर्व सप्लाई का। नर्व सप्लाई के अंदर हम एंटेरियर एंड लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस पढ़ते हैं। तो वो उसके अंदर मतलब कौन सी इंटरकोस्टल नर्व का हम पढ़ते हैं, 4 to 6 इंटरकोस्टल नर्व। अभी ये 4 to 6 यानी वो वाला नहीं है कि 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, वो वाला नहीं है। ये पूरा डायरेक्टली नंबर है, यानी कि 4th and 6th ये डायरेक्टली नंबर है इंटरकोस्टल वेन। इस तरह से ऐसा नहीं है कि या तो 4 या 6 के बीच में से, मतलब नंबर वाला, मतलब आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू से। जैसे कि 4th और 6th इस तरह से याद रखना, मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ, 4 to 6 इंटरकोस्टल नर्व। अभी नर्व अपने अगर 11th-12th में मेरे को याद नहीं आया या नहीं, तो दो तरीके का होता है, सेंसरी एंड ऑटोनोमिक फाइबर्स। तो इधर भी आपके सेंसरी ऑटोनोमिक होंगे। तो ये क्या करते हैं, ये जो सेंसरी फाइबर्स होते हैं वो किससे कन्वे किए जाते हैं, स्किन को। और ये जो ऑटोनोमिक फाइबर्स होते हैं वो कन्वे किए जाते हैं स्मूथ मसल्स जो प्रेजेंट होती है उसको, और ब्लड वेसल्स को। ठीक है, अभी जो नर्व सप्लाई होता है, तो आपको क्या लगता है कि ये मिल्क प्रोडक्शन को किस तरह से एनहेंस करता होगा, या तो बढ़ाता होगा या घटाता होगा? तो 1 मिनट के लिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए, और फिर वीडियो को रिज्यूम कीजिए। आई होप आपने वीडियो रिज्यूम किया होगा, ना किया हो तो प्लीज़ एक बार सोचें। तो इधर मैं एक पॉइंट आपको मेंशन करना चाहूँगा कि द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय द नर्व सप्लाई, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन प्रोलैक्टिन विच इज़ सेक्रेटेड बाय द पार्स एंटीरियर ऑफ हाइपोफाइजिस सेरेब्री, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हम इस पॉइंट को लिख लेते हैं क्योंकि ये अच्छा सा पॉइंट है। तो मैं लिख लेता हूँ कि दिस, एक मिनट में अच्छे से आपको लिख लेता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो, सेक्रेशन ऑफ मिल्क इज नॉट अंडर नर्वस कंट्रोल, it is controlled by hormone
prolactin secreted by pars anterior of पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा नर्व सप्लाई भी होता है ख़त्म। अभी हम लोग बढ़ेंगे लिम्फेटिक सर्कुलेशन के ऊपर। ये थोड़ा बहुत लोगों को टफ लगता है, इवन मेरे को भी टफ लगा था। तो लिम्फेटिक सर्कुलेशन हम जब भी पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम दो पार्ट पढ़ते हैं, लिम्फ नोड्स एंड लिम्फेटिक्स। लिम्फ नोड क्या होते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इधर। जैसे कि ये कोई वेसल है, ये लिम्फ नोड है, ये वेसल है, ये आपका लिम्फ नोड है, ये आपकी वेसल है, ये सारी हो गई आपकी लिम्फेटिक्स, और ये आपके हो गए लिम्फ नोड। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो सर्जन को बहुत काम में आते हैं, क्योंकि इसके अंदर से हम कैंसर का पता भी लगा सकते हैं। आप जब सेकेंड ईयर में आओगे तब आप FNAC करके एक टर्मिनोलॉजी पढ़ोगे। जस्ट आपके जनरल नॉलेज के अंदर के लिए मैं आपको बता देता हूँ, FNAC फाइन नीडल एस्पिरेशन, सी का आई थिंक मेरे को अभी फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है, जिसके अंदर लिम्फ नोड से हम लोग पता लगाते हैं कि पेशेंट को क्या इश्यू हो रहा है। तो उसके अंदर मतलब ये सर्जन को बहुत काम का मतलब इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लिम्फ नोड। तो लिम्फ नोड के अंदर भी हम 3 हेडिंग पढ़ेंगे, एक्सिलरी लिम्फ नोड, इंटरनल मेमोरी यानी पैरास्टर्नल नोड्स, और थर्ड वन इज़ अदर, मतलब अदर पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड। तो एक्सिलरी लिम्फ नोड मेरे पास अभी उसका नहीं है स्ट्रक्चर, वरना मैं आपको बताता। वो एक्जिला यानी आर्मपिट, वहाँ पे ये सारे होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सेंट्रल, सुपीरियर, इस तरह से। तो अभी सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कौन से ग्रुप होते हैं सबसे पहले मैं ओरली आपको बता देता हूँ। एंटीरियर ग्रुप होता है, पोस्टीरियर ग्रुप, लैटरल ग्रुप, सेंट्रल एंड अपेकल ग्रुप। बट इसके अंदर जो हमारा एंटीरियर होता है वो सबसे चीफ होता है, यानी मेन होता है। तो हम लिख लेते हैं चीफली एंटीरियर, यानी कि पेक्टोरल, हम जिसे बोलते हैं पेक्टोरल ग्रुप। ठीक है, एंड द सेकंड पॉइंट वी विल मेंशन इज पोस्टीरियर, lateral, central and apical group of lymph node। L.N का मतलब है lymph node, also receive lymph from breast, either यानी आइदर भी बहुत लोग बोलते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सिलरी लिम्फ नोड। देन सेकंड इज द इंटरनल मेमोरी, यानी जिसे हम पैरास्टर्नल नोड भी कहते हैं। इधर आपका नया वर्ड आया पैरास्टर्नल, तो हम इसको तोड़ते हैं, पैरा एंड स्टर्नल। तो स्टर्नल तो आपको पता है कि स्टर्नम बोन हो गई, पैरा का मतलब क्या है, पैरा यानी पीछे, यानी स्टर्नम के पीछे होंगे। ये हम लिख लेते हैं। साथ ही में ये भी पॉइंट हम मेंशन करते हैं कि इट लाई अलोंग इंटरनल थोरेसिक वेसल्स। मैंने क्या बोली थी आपको, आर्टरी एक बताई थी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, और वेन भी बताई थी इंटरनल थोरेसिक वेन। और इधर क्या आया, इंटरनल थोरेसिक वेसल्स। एंड वेसल्स का मतलब इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्टली क्या होता है, आर्टरी एंड वेन, यानी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक वेन और इंटरनल थोरेसिक वेसल। और यहाँ पे कौन से नोड्स आए, इंटरनल मेमोरी नोड्स। ठीक है, फिर हमने अदर ग्रुप, हमने क्या बोला कि सम लिम्फ from breast,
also reaches supra क्लेविकुलर नोड्स। सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स यानी यहाँ पे क्लेविकल नहीं ऊपर थोड़े होते हैं। देन सिफेलिक डेल्टोपैक्टोरा जिसे हम कहते हैं नोड। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड, ये आपको एक थोड़ा याद रखना है, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड। बाकी आप सुप्रा क्लेविकुलर से भी याद रखें, बाकी अगर आप याद रख सकते हैं तो वेल एंड गुड। फिर हम एक दो और लिख लेते हैं, सब डायफ्रामेटिक एंड सब पेरोटोनियल लिम्फ प्लेक्सस। इधर अगेन आपके लिए नया वर्ड आया, क्या? प्लेक्सस। प्लेक्सस का मतलब होता है नेटवर्क। क्या होता है? प्लेक्सस का मतलब सीधा सा होता है नेटवर्क। आप पढ़ोगे आपके अगले टॉपिक में ब्रैकियल प्लेक्सस, तो उसके अंदर भी आप वापस से पढ़ोगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा लिम्फ नोड होता है ख़त्म। और अभी हम लोग बढ़ते हैं लिम्फेटिक्स के ऊपर। तो लिम्फेटिक्स भी हम दो हेडिंग के अंदर पढ़ते हैं, सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स एंड डीप लिम्फेटिक्स। तो सुपरफिशियली इस तरह से याद रखो कि आपका सुपरफिशियल यानी ऊपर ऊपर की लेयर, और डीप यानी डीप। तो इधर थोड़ा उल्टा हो जाएगा कि सुपरफिशियल में ही सप्लाई नहीं करता, यानी ड्रेन नहीं करता, डीप करता है। अभी सुपरफिशियल कौन सा आएगा? निप्पल एंड एरियोला। अगर कोई सुपाइन पोजीशन में सो रहा है तो सुपरफिशियल ऊपर ऊपर का आपको क्या दिखेगा? जब आप कैडेवर में देखोगे, जब वो सुपाइन पोजीशन में होता है तो सुपरफिशियली आपको दिखता है निप्पल एंड एरियोला, और वहाँ पे ही आपका सुपरफिशियल लिम्फेटिक ड्रेन नहीं करता है। तो ये हम पॉइंट लिख लेते हैं कि इट ड्रेन स्किन ओवर ब्रेस्ट एक्सेप्ट निप्पल एंड एरियोला, ठीक है। फिर हम एक और पॉइंट लिखते हैं कि लिम्फेटिक्स पास रेडियली टू सराउंडिंग लिम्फ नोड्स। रेडियली यानी रेडियस, गोल गोल, मतलब ब्रेस्ट होता तो गोल ही है, मतलब इस तरह से, जैसे कि ये ब्रेस्ट है, ऊपर स्किन एंड एरियोला है, तो मतलब रेडियली इस तरह से वो पास होता है, और सराउंडिंग के अंदर पूरा लिम्फ ड्रेन होता है। ये थोड़ा मैं जिस तरह से आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो थोड़ा जरिए मुझे पता है थोड़ा अलग टाइप का है, पर कोई बात नहीं, समझने आना चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर हम लोग आगे बात करें डीप लिम्फेटिक्स। मैंने क्या बोला था कि सुपरफिशियल में ड्रेन नहीं करता, डीप करेगा। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं कि ड्रेन पेरेंकाइमा ऑफ ब्रेस्ट, और हम एक और पॉइंट लिख लेते हैं, ऑल्सो ड्रेन निप्पल एंड एरियोला। इसे मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। एक्सेप्ट nipple and areola, and here it is also drain nipple and areola. I think I should remove this highlighters क्योंकि ये अच्छे से दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा याद रखना। देन हमारे पास आती है क्लिनिकल एनाटॉमी। तो चलिए जल्दी से हम लोग क्लिनिकल एनाटॉमी को भी कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पॉइंट क्या याद रखना है कि अपर लेटरल क्वाड्रेंट, कौन सा? आपका अपर लेटरल क्वाड्रेंट, इट इज़ अ फ्रीक्वेंट साइट ऑफ कार्सिनोमा। तो सबसे पहले मैं पॉइंट लिख लेता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अपर लेटरल क्वाड्रेंट इज फ्रीक्वेंट साइट ऑफ कार्सिनोमा। अभी हम एक एक वर्ड के ऊपर जाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? अपर लेटरल क्वाड्रेंट। मैंने बोला था कि वहाँ से टेल अराइज होती है, कौन सी?
एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, बस ये वही वाला क्वाड्रेंट है। इसे फ्रिक्वेंट यानी ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ, साइट यानी जगह, ऑफ कार्सिनोमा, कार्सिनोमा का मतलब होता है कैंसर। इस सबको क्या पता लगता है कि कैंसर की मोस्ट फ्रीक्वेंट साइट इन द ब्रेस्ट, इट इज़ अपर लेटरल क्वाड्रेंट। अभी हम एक एक पार्ट के ऊपर जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर, मतलब हम डीप से हम सुपरफिशियली आते हैं, तो सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। फिर हम लोग देखेंगे, फिर हमारे पास क्या आती थी, सुपरफिशियल पार्ट आता था, तो हम वो भी लिख लेते हैं। सुपरफिशियल पार्ट के अंदर हमने क्या देखते हैं, हम निप्पल देखते हैं, जिसके अंदर हमें देखा था कि लैक्टिफेरस डक्ट वहाँ पे जाती है। तो हम कैंसर उसके अंदर भी, मतलब क्या इफ़ेक्ट होगा अगर वहाँ पे लिम्फेटिक ड्रेन होता है, यानी फिर कार्सिनोमा का हमें पता लगता है, तो लैक्टिफेरस डक्ट। तो ये 3 के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। हमने क्या बोला, डीप टू सुपरफिशियल आएंगे। डीप में क्या होता है, जो एंकर करता है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। तो अभी ये मैं पॉइंट ये आपको इतना मिटा देता हूँ और हम इसे सिस्टमेटिक वे में लिख लेते हैं, ठीक है। कैंसर सेल्स कैन infiltrate suspensory ligament and what they can do, they can only harm it. What will happen, breast become fixed. इससे क्या होगा कि ये जो लिगामेंट होगा, सस्पेंसरी लिगामेंट, वो फिक्स हो जाएगा। और हमने क्या पढ़ा था कि ये क्या करता है, सुपरफिशियल फेशिया को एंकर करके रखता है और लूज एरियोलर टिश्यू के कारण उसकी फ्रीली मूवमेंट होती है। यानी कि अगर ये पूरा इस तरह से एंकर ही हो गया तो क्या इसके फ्री मूवमेंट हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। इसलिए हमने लिखा कि कैंसर सेल्स कैन इनफिल्ट्रेट सस्पेंसरी लिगामेंट विच कैन कॉज फिक्सेशन ऑफ द ब्रेस्ट। तो अभी हम एक पॉइंट इधर ऐड करते हैं, क्या कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिगामेंट्स कैन कॉज रिट्रैक्शन और पकरिंग यानी कि फोल्डिंग ऑफ स्किन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर हमने क्या बोला कि हम जा रहे थे डीप से सुपरफिशियल। फिर हमारे पास आ गए लैक्टिफेरस डक्ट्स। अगर सोचो कि लैक्टिफेरस डक्ट अगर इनफिल्ट्रेट हो गई तो क्या हो जाएगा कि वो तो पियर्स कर रही थी निप्पल के अंदर, निप्पल को भी वो रिट्रैक्ट कर देगा। तो इधर हम वो पॉइंट हम लोग ऐड कर लेते हैं, क्या कि इनफिल्ट्रेशन ऑफ lactiferous duct and their consequent fibrosis can cause retraction of nipple, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा था कि हमने क्या पढ़ा, लैक्टिफेरस डक्ट भी हमने पढ़ लिया, सस्पेंसरी लिगामेंट्स भी पढ़ लिए, और हमारे पास अब बारी है सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स की। तो हम अगर बोले कि सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स यानी ऊपर को ऊपर का ही वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट यानी इनफिल्ट्रेट हो गया, तो वो क्या करेगा, स्किन में एडिमा प्रोड्यूस करेगा, काइंड ऑफ स्वेलिंग भी आप बोल सकते हो। और जब स्वेलिंग होती है तो वो क्या होता है, रेड रेड जैसा हो जाता है। बट नहीं, इधर वो रेड रेड नहीं होगा, वो ऑरेंज लाइक अपीयरेंस होगा, जिसे हम कहते हैं POD ऑरेंज अपीयरेंस। तो वो भी हम साथ में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ superficial lymph vessels by cancer cells. What they can do, may produce edema of skin
which can cause orange like appearance of the skin। तो हम लिखते हैं skin appears like skin of orange known as pudy orange appearance। आपका अगर यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर 5 मार्क्स में आता है कि सिर्फ क्लिनिकल एनाटॉमी लिखो, 10 मार्क्स पे तो पूरा आएगा, ऑलमोस्ट 10 मार्क्स में ही आता है ये वाला क्वेश्चन, तो आपको ये क्लिनिकल एनाटॉमी तो लिख के ही आनी है, और इसके अंदर ये प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस आपको लिख के ही आना है, ये नहीं भूलना है, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा पॉइंट आता है कि जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स होते हैं उसके कॉन्टैक्ट्स बहुत जगह होते हैं, जिसके कारण कैंसर, अगर हम बोले मेन बात अगर मैं बोलूँ तो सुपरफिशियल लिम्फेटिक का एक ब्रेस्ट यानी एक मेमोरी ग्लैंड से दूसरी मेमोरी ग्लैंड का भी कांटेक्ट होता है। अगर इधर होता है कम्युनिकेशन तो कैंसर स्प्रेड करने के चांसेस है दूसरी जगह। तो ये हम पॉइंट लिख लेते हैं कि बिकॉज ऑफ communication of superficial lymphatics of breast across midline cancer can spread from one breast to अदर, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। अभी ये जो लिम्फ वेसल्स होते हैं उसका कम्युनिकेशन एब्डोमेन के अंदर भी होता है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि कैंसर जो भी अगर होता है तो वो एब्डोमेन के अंदर भी हो सकता है? यस, हो सकता है। तो हम ये भी पॉइंट लिख लेते हैं कि बिकॉज ऑफ communication of lymph vessels with those in abdomen cancer of breast may spread to liver and cancer cell may drop into pelvis producing secondaries there, ठीक है। तो इधर आपकी 6 क्लिनिकल एनाटॉमी हो गई और आपकी अभी 2 लास्ट बाकी है। तो अभी हम डायरेक्टली मैं पॉइंट लिखते लिखते ही आपको समझा देता हूँ। अपार्ट फ्रॉम लिम्फेटिक्स कैंसर में स्प्रेड through segmental veins because veins draining with the breast communicate with vertebral plexus of veins
इसका सीधा मतलब ये है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर होता है तो वो कैंसर वर्टिब्रास और ब्रेन के अंदर भी जा सकता है सेगमेंटल वेन्स के थ्रू। तो हम लिख लेते हैं थ्रू दीज कनेक्शंस कैंसर कैन स्प्रेड टू वर्टिब्रा एंड टू द ब्रेन। ठीक है, मतलब सीधा सा मतलब मैंने आपको बता दिया कि क्या हो सकता है कि ये कैंसर ब्रेन और वर्टिब्रास के अंदर भी जा सकता है। इसी के साथ हमारा लास्ट पॉइंट आता है कि कैंसर ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल ऑफ ऑल एजिस। अभी आपने रिसेंटली थोड़े टाइम पहले एक न्यूज़ सुनी होगी कि जो टीवी एक्ट्रेस है हिना खान, उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ था। और अगर आप कोई न्यूज़ एजेंसी जो पापाराजी हम जिसे बोलते हैं, अगर उनको भी आप फॉलो करते हो तो उन्होंने कीमोथेरेपी भी लिया है, तो वो भी आप देख सकते हो। मतलब अभी सर्च करने मत बैठ जाना, क्योंकि थोड़ा बहुत तो पुराना है तो आपको ढूंढने में भी देर लगेगा। आप यूट्यूब के ऊपर लिख सकते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि उनको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ था। आई थिंक 3rd स्टेज था, बट इट इज़ मोर फ्रिक्वेंटली seen in post menopause female due to lack of एस्ट्रोजन हार्मोन। होता तो ऑलमोस्ट बहुत सारी वुमन के अंदर है, पर ऑलमोस्ट किन में पाया गया? पोस्ट मीनोपॉज वुमन, जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल अब रुक चुकी है। तो बस इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। ये जो ऑल डायग्राम्स है वो मैं सारे अपडेट करके फिर ही मैं डालूँगा। और किस तरह से डालूँगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक डायग्राम लगाया है और इधर मैं लिख लूँगा डायग्राम 1। और जहाँ पे भी अगर सेट हो रहा है, जैसे कि हम इधर देख लेते हैं कि अगर लिम्फेटिक्स में सेट हो रहा है तो इधर आपको D1 करके ऊपर इस तरह से हाईलाइट बॉक्स मिल जाएगा। और साथ ही में मैं इधर मेंशन कर दूंगा कि किसके अंदर है आपका, वो है लिम्फेटिक्स के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से मैं ये ऑल डायग्राम्स की PDF भी साइड्स में अटैच कर दूंगा। और ये जो भी सारे डायग्राम्स होंगे वो उनके ऑथर्स के हैं, जैसे कि मैं ऑलमोस्ट BD चौरसिया का यूज़ करने वाला हूँ, मेरे कोई खुद के डायग्राम्स नहीं है। ऑल राइट्स आर रिजर्व टू BD चौरसिया ऑथर्स। ठीक है, तो बस इसी के साथ हमारा आज का वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सॉरी, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ साथ हमारे जो 2 हमने ग्रुप बनाए हैं, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। हमने टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर जो चैनल्स बनाई हैं उसे आप फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।